Hi friends, Nursing Academy presents ESIC Shift 3 2019 question paper and answers. ESIC paramedical exam which is conducted in 26/2019 between 4:30 PM to 6:30 PM. प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक्स और शेयर करना नहीं भूलना है। प्यारे साथियों, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आज की वीडियो में आपके लिए ESIC जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर लेके आए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, gestational diabetes increase risk for the following except. Option 1, congenital anomalies. Option 2, small for dead fetus. Option 3, microsomnia. Option 4, prematurity and stillbirth. Gestational diabetes की कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा नहीं है। मतलब हमें कौन सा सिलेक्ट करना है जो इसमें नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब यदि किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ तो जो इनकरेक्ट का पूछा है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, स्मॉल फॉर डेड फीटस। Question number 2. The nurse is assigned to a patient who has a bacterial pneumonia and is under droplet precautions. Which personal protective equipment will severe to deliver the meal tray? एक जो क्लाइंट है, एक पेशेंट असाइन हुआ है नर्स को जिसको बैक्टीरियल न्यूमोनिया है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के अंडर में है। कौन सा पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नर्स पहनेगी उसको मील ट्रे डिलीवर करने के लिए? ऑप्शन 1, स्पेशल फिल्ट्रेशन मास्क एंड ग्लव्स. ऑप्शन 2, ओनली मास्क इज नीडेड. ऑप्शन 3, गाउन, मास्क, ग्लव्स, शूज कवर. ऑप्शन 4, नो पीपी रिक्वायर्ड. गेस करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ओनली मास्क इज नीडेड. यदि बैक्टीरियल न्यूमोनिया का क्लाइंट है और उसको ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस है तो केवल मास्क की आवश्यकता पड़ेगी। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के रूप में किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ओनली मास्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय. आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी किससे मिलती है? ऑप्शन 1, रिकवरिंग फ्रॉम ए डिजीज. ऑप्शन 2, बीइंग ब्रेस्टफीड. ऑप्शन 3, इम्यूनाइजेशन विथ एंटीबॉडी रेस्पॉन्स. ऑप्शन 4, एक्सपोजर टू डिजीज. एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी किससे मिलती है? डिजीज से रिकवर होने पे, ब्रेस्ट फीड से, इम्यूनाइजेशन विथ एंटीबॉडी रेस्पॉन्स से, ऑप्शन 4, डिजीज से एक्सपोजर होने पे. गेस करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, इम्यूनाइजेशन विथ एंटीबॉडी रेस्पॉन्स. आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी इम्यूनाइजेशन के बाद जो एंटीबॉडी रेस्पॉन्स होता है उससे मिलती है. क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following would not promote trust in the nurse-patient relationship? निम्न में से कौन सा नर्स के अंदर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप प्रमोट नहीं करता? क्वेश्चन में ध्यान देखना, नोट पूछा है, कौन सा नहीं करता, यहीं पे हम गलती कर बैठते हैं. यदि साथियों कोई आपके सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ले सकते हैं. जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर भी सेंड कर सकते हैं. आपके सुझाव हमारे लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होंगे. ऑप्शन 1, रिटर्निंग एट द स्टेट टाइम. ऑप्शन 2, फुलफिलिंग प्रोमिसेस. ऑप्शन 3, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंटियलिटी. ऑप्शन 4, एग्जामिनिंग ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी. कौन सा प्रमोट नहीं करता? क्या है? ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? रिटर्निंग एट द स्टेटेड टाइम, जो टाइम स्टार्ट हो उससे रिटर्न करना. ऑप्शन 2 कह रहा है फुलफिलिंग प्रोमिस. ऑप्शन 3 कह रहा है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी. ऑप्शन 4 कह रहा है एग्जामिनिंग ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी, बिना किसी प्राइवेसी की वुंड को एग्जाम करना. गेस द करेक्ट आंसर.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, एग्जामिनिंग ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी। ये क्या है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं करेगा। रिटर्निंग एट द स्टेट टाइम, जैसे ही बोला उसी काम को करना, रिटर्न करना, ये प्रमोट करेगा। प्रोमिस फुलफिल करना, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप प्रमोट करेगा। कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना, प्रमोट करेगा। कौन सा नहीं करेगा ये पूछा, तो हम करेक्ट आंसर क्या करेंगे, एग्जामिनिंग ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क शुड नॉट बी यूज इफ इट इज बियॉन्ड। वही ध्यान देना कि रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क है उसको कब यूज नहीं करना, कि उसको टाइम कितना हो गया। ऑप्शन 1 1 वीक्स, ऑप्शन 2 48 hours, ऑप्शन 3 2 months, ऑप्शन 4 2 weeks। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर 48 hours, 48 घंटे के बाद रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क को यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन द लिवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे इनटू पोर्टल सर्कुलेशन इज डिस्ट्रॉयड बाय। ऑप्शन 1 कुफर सेल्स, ऑप्शन 2 सीलिया, ऑप्शन 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन 4 ल्यूकोसाइटोसिस। इन द लिवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे इन पोर्टल सर्कुलेशन इज डिस्ट्रॉयड बाय। लीवर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनका डिस्ट्रॉय पोर्टल सर्कुलेशन में उनको नष्ट किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पोर्टल सर्कुलेशन में लीवर के कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा, लीवर के द्वारा बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किसके द्वारा किया जाता है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 कुफर सेल्स। मतलब लीवर जो होता है उसके अंदर कुफर सेल्स नाम की सेल्स पाई जाती हैं, जो कि जितने भी फॉरेन बैक्टीरिया या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको नष्ट करने का काम कौन सी सेल्स करती हैं, कुफर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 7, द 3 फीचर्स ऑफ ए कम्युनिटी। कम्युनिटी के 3 फीचर्स कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन 1 लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम, ऑप्शन 2 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ऑप्शन 3 एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन 4 फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। 3 कम्युनिटी के फीचर्स पूछे हैं। गेस करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम। कम्युनिटी के 3 फीचर कौन कौन से हैं, लोकेशन, उसका स्थान, उसकी जनसंख्या और उसका सामाजिक सिस्टम, रहन सहन का तरीका। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट ये एपिडियोमोलॉजिकल ट्रायड है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ये हेल्थ की डेफिनेशन के फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मेडिकल एसेप्सिस डिफर फ्रॉम सर्जिकल एसेप्सिस इन दैट इट इज एम्ड एट। मेडिकल एसेप्सिस सर्जिकल एसेप्सिस से भिन्न होती है किस उद्देश्य के आधार पे। ऑप्शन 1 किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन 2 स्टेरिलाइजिंग ऑल इक्विपमेंट्स, ऑप्शन 3 प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी, ऑप्शन 4 प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस में डिफरेंस क्या है। करेक्ट आंसर सोचिए। करेक्ट आंसर इज प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस के में डिफरेंस है कि सर्जिकल एसेप्सिस मेडिकल एसेप्सिस की तुलना में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसमिशन ज्यादा रोकती है। मतलब सर्जिकल एसेप्सिस बेटर देन मेडिकल एसेप्सिस। क्यों? क्योंकि सर्जिकल एसेप्सिस प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिरिक्लेज इज डन फॉर पेशेंट विद। सिरिक्लेज क्या है, इनसर्कुलेटिंग सर्विक्स विद सूचर। सिरिक्लेज जो प्रोसीजर है वो किसके लिए किया जाता है, कौन से पेशेंट के लिए किया जाता है। सिरिक्लेज होता है सर्विक्स को सूचर के साथ सर्किल करना है, बांधना। ऑप्शन 1 इनकम्प्लीट अबॉर्शन की कंडीशन में, ऑप्शन 2 कंप्लीट अबॉर्शन के बाद, ऑप्शन 3 थ्रेटन्ड अबॉर्शन की कंडीशन में, ऑप्शन 4 इनकम्पिटेंट सर्विक्स की कंडीशन में। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 इनकरेक्ट सर्विस, इनकम्पिटेंट सर्विक्स। इनकम्पिटेंट सर्विक्स का मतलब है कि सर्विक्स क्या हो गया, डायलेशन। मतलब जैसे कि यदि प्रेग्नेंट है तो वो उसकी मसल्स लूज हो गई, उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो कि सर्विक्स होता है उसको अनसर्किल कर देते हैं ताकि जो फीटस है वो बाहर नहीं आ पाए।
सर्कलेज किसे बोलते हैं? सर्विक्स को सूचर के द्वारा बांधना किस कंडीशन में करते हैं? इनकम्पिटेंट सर्विक्स की कंडीशन में। इनकम्पिटेंट का मतलब कंपिटेबल नहीं है फीटस को होल्ड करने के लिए सर्विक्स, उसके मसल्स लूज हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपीरियंस बाय पेशेंट विद डिप्रेशन इज। डिप्रेशन की कंडीशन के अंदर कौन सा कैरेक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है? ऑप्शन 1 हाइपर विजिलेंस एंड नाइटमेयर्स, ऑप्शन 2 lack of impulse control, option 3 aggressive, abusive and violent behavior, option 4 depressed mood and loss of pleasure or interest. Guess the correct answer. Correct answer is option 4 depressed mood and loss of pleasure or interest. मतलब डिप्रेशन की कंडीशन में मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर ये है कि उसका मूड डिप्रेस्ड होगा और उसका इंटरेस्ट और प्लेजर भी लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसे हम CSF से बोलते हैं इज सीक्रेटेड बाय, का सीक्रेशन कहां से होता है? ऑप्शन 1 सेंट्रल सल्कस से, ऑप्शन 2 एरेक्नोइड विलाई से, ऑप्शन 3 कोरोइड प्लेक्सस से, ऑप्शन 4 पोन्स से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि CSF का सीक्रेशन कहां से होता है? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 कोरोइड प्लेक्सस से। CSF का सीक्रेशन कहां से होता है? कोरोइड प्लेक्सस से। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के अंदर कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट रहता है, वो किसका काम करता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सीक्रेशन करने के काम आता है। नेक्स्ट है द इन्फ्लामेटरी एक्सुडेटिव फेज ऑफ वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर। इन्फ्लामेटरी और एक्सुडेटिव फेज वुंड हीलिंग की जो फेज होती है वो कितने समय के लिए रहती है? 1 ईयर, 1 to 4 days, ऑप्शन 3 5 to 20 days, ऑप्शन 4 21 to a month. Guess the correct answer. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 1 to 4 days। मतलब इन्फ्लामेटरी और एक्सुडेटिव फेज है, जो इन्फ्लामेशन की फेज है वुंड हीलिंग की, जिसमें वुंड हीलिंग का मतलब घाव का भरना, वो फेज कितने समय के लिए रहती है? तो 1 से 4 दिन उसका क्या होता है? ड्यूरेशन होता है। मतलब 1 से 4 दिन इन्फ्लामेटरी या एक्सुडेटिव फेज रहती है वुंड के ऊपर, 1 से 4 दिन तक सूजन की कंडीशन रहती है, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ इथिकल प्रैक्टिसेस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब कौन कौन से इथिकल प्रैक्टिस के प्रिंसिपल है, उनमें से कौन सा नहीं है? एक्सेप्ट जहां पे वर्ड दिया हो मतलब कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 जस्टिस, ऑप्शन 2 रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, ऑप्शन 3 मालफिसेंस, ऑप्शन 4 बेनिफिसेंस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से इथिकल प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 मालफिसेंस। मालफिसेंस क्या है? एथिकल प्रैक्टिस का क्या है? ब्रेकडाउन है। ये नॉन इथिकल कंडीशन है माल प्रैक्टिस का, मतलब जो नर्सिंग प्रैक्टिस है वो प्रॉपर नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द पर्सन हु बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ विथ लिटिल एक्सक्रेशन सच एज व्हेन ईटिंग ए मील हैज व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशन? एक क्लाइंट है, पेशेंट है, जिसको ब्रीथनेस, शॉर्ट ऑफ ब्रीथनेस प्रेजेंट है विथ लिटिल एक्सक्रेशन के साथ, जब वो खाना खाता है उस कंडीशन में, उस टाइम, तो कौन से टाइप की रेस्पिरेटरी कंडीशन है? ऑप्शन 1 डिस्निया, ऑप्शन 2 हाइपरवेंटिलेशन, ऑप्शन 3 स्ट्राइडर, ऑप्शन 4 काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शॉर्टनेस, क्लाइंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है विथ लिटिल एक्सक्रेशन के साथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मील के समय, तो कौन सी रेस्पिरेटरी कंडीशन है? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज डिस्निया। तो वो कंडीशन कौन सी हो गई? डिस्निया की कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बिहेवियरल क्लूज ऑफ इम्पेडिंग सुसाइड आर एज ए फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब सुसाइड का बिहेवियरल क्लू कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 विड्रॉ फ्रॉम ए सोशल एक्टिविटीज एंड प्लान्स, सोशल एक्टिविटी और प्लान से विड्रॉ करना, ऑप्शन 2 हाइपर विजिलेंस एंड एक्सेग्रेटेड स्टार्टल रेस्पॉन्स, ऑप्शन 3 बिकम एनर्जेटिक आफ्टर पीरियड ऑफ सीवियर डिप्रेशन, ऑप्शन 4 गिव अवे वैल्यूएबल पोजीशंस। मतलब
ये 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 ऑप्शन तो क्या दे रहे हैं, सुसाइडल क्लूज दे रहे हैं, एक ऑप्शन क्लूज नहीं दे रहा, तो कौन सा ऑप्शन है? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, हाइपर विजिलेंस एंड एक्सरेटेड स्टार्टल रेस्पॉन्स इज नॉट ए क्लू ऑफ सुसाइडल। सुसाइडल बिहेवियर का क्लू नहीं है। सुसाइडल की कंडीशन में बंदा कैंडिडेट सुसाइडल का जो कैरेक्टर्स है वो विड्रॉ फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज एंड प्लान से विड्रॉ करेगा। एनर्जेटिक डिप्रेशन के बाद एनर्जेटिक, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ सुसाइड। गिव्स अवे वैल्यूएबल पोजीशन, जो महत्वपूर्ण काम है उनसे दूर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वाइटल स्टैटिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वाइटल स्टैटिक्स इंक्लूड करती हैं क्या नहीं, मतलब एक्सेप्ट कौन सा इंक्लूड नहीं करती? ऑप्शन 1 बर्थ रेट, ऑप्शन 2 एजुकेशन रेट, ऑप्शन 3 मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी स्टैटिक्स, ऑप्शन 4 लाइफ एक्सपेक्टेंसी। निम्न में से कौन सा वाइटल स्टैटिक्स नहीं है? Here's the correct answer. Correct answer is option 2. Education rate is not included in vital statistics. Vital statistics में क्या क्या आता है? Birth rate, morbidity and mortality statistics and life expectancy. Question number 17. Which of the following is the most abundant type of blood cell? निम्न में से कौन सी ब्लड सेल्स सबसे ज्यादा मात्रा में या सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन सी है? ऑप्शन 1 लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन 2 मोनोसाइट्स, ऑप्शन 3 थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन 4 इरिथ्रोसाइट्स। मतलब मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल पूछा है कि सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट रहती है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी ब्लड के अंदर मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रेडिशनल सोर्स ओरिएंटेड narrative type of charting is characterized by all of the following forms except the traditional source oriented narrative type of charting is characterized by all of the following forms except। निम्न में से ट्रेडिशनल सोर्स ओरिएंटेड नैरेटिव टाइप का चार्टिंग के कैरेक्टर्स कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 डॉक्टर्स प्रोग्रेस शीट, ऑप्शन 2 हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ऑप्शन 3 लेबोरेटरी शीट, ऑप्शन 4 database forms. Guess the correct answer. Correct answer is option 3 laboratory sheet is the not traditional source oriented narrative type of charting sheet नहीं है। डॉक्टर प्रोग्रेस शीट, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म एंड डाटाबेस फॉर्म आर द नैरेटिव ट्रेडिशनल जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं वो चार्टिंग के सोर्सेज हैं, जबकि लेबोरेटरी शीट नैरेटिव टाइप की चार्टिंग चार्ट्स में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द मेन कोज ऑफ जेनेटल वार्ड्स कैंडिलोमेटा एक्यूमिनेटा इज। जेनेटल वार्ड्स का मेन कोज क्या है? ऑप्शन 1 ह्यूमन पेपिला वायरस, ऑप्शन 2 पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ऑप्शन 3 नेसेरिया गोनोरिया, ऑप्शन 4 हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। गेस द करेक्ट आंसर। Correct answer is option 1 human papilloma virus. Most common cause of genital warts is HPV human papilloma virus। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, अलग अलग एग्जाम्स में। HPV बिना देखे आंख बंद करके ऑप्शन करेक्ट करना है। जेनेटल वार्स का कॉमन कोज क्या है, मेन कोज क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर सोडियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? ऑप्शन 1 135 टू 143 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन 2 97 टू 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन 3 90 टू 196 mg पर 100 ml, ऑप्शन 4 60 टू 100 mg पर डेसीलीटर। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 135 टू 143 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी यूनिट होगी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कंफर्म याद रखना, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सबका मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर यूनिट्स होता है। अब सोडियम का इन्होंने पूछा है तो सोडियम का 135 से 135 टू 145 नॉर्मल वैल्यू होता है।
जो इसकी रेंज में आएगा हम उसको करेक्ट आंसर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एक्सेप्ट। कम्युनिटी नर्स का क्या रोल है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में, आगे दिया है एक्सेप्ट मतलब कौन सा रोल नहीं है। ऑप्शन 1 टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन टू द चिल्ड्रेन को इम्यूनाइजेशन प्रदान करना। ऑप्शन 2 असिस्ट इन स्क्रीनिंग फिजिकल मेंटल और अदर स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रेन इन स्कूल के अंदर चिल्ड्रेंस का स्क्रीनिंग फिजिकल मेंटल और स्पेशल एग्जामिनेशन की स्क्रीनिंग के लिए असिस्ट करना। ऑप्शन 3 असिस्ट इन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, कम्युनिटी के जो डिजीज कंट्रोल है कम्युनिकेबल डिजीज हैं, असिस्ट इन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल है उनको असिस्ट करना। असिस्ट इन स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फॉलोअप, मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर और फॉलोअप के दौरान असिस्ट करना। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन टू द चिल्ड्रेन को इम्यूनाइजेशन प्रदान करना कम्युनिटी नर्स का रोल नहीं होता। कम्युनिटी नर्स क्या करेगी, फिजिकल मेंटल और स्पेसिफिक एग्जामिनेशन स्कूल के दौरान जो एग्जामिनेशन है उसमें असिस्ट करने का काम करेगी। कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल जो प्रोग्राम्स है उनमें असिस्ट करवाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन और फॉलो जो स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन है और उसका जो फॉलो अप होगा उसमें असिस्ट कराएगी। इम्यूनाइजेशन प्रदान करना, प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन कम्युनिटी लेवल पे, ये कम्युनिटी नर्स का रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फोटोथेरेपी इज इंडिकेटेड फॉर चिल्ड्रेन विथ। फोटोथेरेपी किस कंडीशन में देते हैं या इंडिकेशन क्या है फोटोथेरेपी का। ऑप्शन 1 हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन 2 नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, ऑप्शन 3 हेमोलाइटिक डिजीज, ऑप्शन 4 हाइपरबिलिरुबिनिया। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 हाइपरबिलिरुबिनिया। यदि ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा हो जाता है बच्चे के अंदर तो उसके अंदर जॉन्डिस होने का संभावना रहती है। उस जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए फोटोथेरेपी का यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फोटोथेरेपी का इंडिकेशन क्या होगा, तो बिलिरुबिन लेवल यदि अधिक हो गया तो उस कंडीशन में फोटोथेरेपी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पेरा इज डिफाइंड एज। ऑप्शन 1 टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन 2 नंबर ऑफ पोस्ट प्रेगनेंसी गोन बियॉन्ड पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, ऑप्शन 3 बोर्न from beginning of 38 to 42 weeks, any pregnancy terminate before the period of availability। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पैरा का डेफिनेशन क्या है। पैरा का मतलब होता है पैदा होना, पैरा से हम याद रख सकते हैं पैदा होना, तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 नंबर ऑफ पोस्ट प्रेगनेंसी गोन बियॉन्ड पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, मतलब वो पैदा होने वाले बच्चे जो कि जिसका जो मतलब जीवित अवस्था तक रहते हैं, मतलब पैदा तो हो रहे हैं बट कौन सी कंडीशन तक जीवित होना पैदा होना जरूरी है उनके लिए। यदि डेड हो गए तो हम उनको पैरा के अंदर काउंट नहीं करेंगे। देन पैरा इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पोस्ट प्रेगनेंसीज गोन बियॉन्ड पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन rheumatoid arthritis during the acute phase the values which are significant are। rheumatic arthritis के acute phase के दौरान कौन सी वैल्यूज सिग्निफिकेंट होती हैं। ऑप्शन 1 LFT एलिवेशन, ऑप्शन 2 ESRN सी रिएक्टिव प्रोटीन एलिवेशन, ऑप्शन 3 CBC एलिवेशन, ऑप्शन 4 RFT एलिवेशन। मतलब रियोमेटिक आर्थराइटिस की डायग्नोसिस करेंगे तो उसकी एक्यूट फेज में किसका एलिवेशन होगा। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 ESRN सी रिएक्टिव प्रोटीन एलिवेशन। र्यूमेटिक अर्थराइटिस के अंदर र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उसके अंदर ESRO सी रिएक्टिव प्रोटीन उसकी एक्यूट फेज के अंदर ESRO सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, होमन साइन यूज टू असेस। होमन साइन किसका असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन 1 वुंड सेप्सिस, ऑप्शन 2 डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन 3 हाइपोटेंशन, ऑप्शन 4 हीमेटोमा। गेस द करेक्ट आंसर। Correct answer is 2 deep vein thrombosis। Homan sign is used to assess deep vein thrombosis। Homan sign deep vein thrombosis को assess करने के लिए यूज करते हैं।
Question number 26. A significant predictor of fetal well-being is if fetal heart rate is. fetal well-being का significant predictor का मतलब होता है अनुमान लगाना, कौन, यदि fetal heart rate है कितनी 162, ऑप्शन 1 क्या कह रहा है 162 200 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन 2 182 200 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन 3 100 to 120 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन 4 120 to 160 बीट्स पर मिनट। ये इज द करेक्ट आंसर। मतलब फेटल वेलबींग की कंडीशन में जो फीटस है उसका हार्ट रेट कितना होना चाहिए। यस, क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि फीटल वेलबींग मतलब उसका फीटल हार्ट रेट इतना है तो वो सही है, करेक्ट है। ये इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 120 to 160 बीट्स पर मिनट। फीटल हार्ट रेट नॉर्मल कितना होना चाहिए 120 से 160 बीट्स पर मिनट। Then it is a significant predictor of fetal well-being. Next, question number 27. Example for autosomal recessive inheritance. Autosomal recessive inheritance disease का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन 1 हीमोफीलिया, ऑप्शन 2 सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन 3 क्लिनिकोफेशियल डिसऑर्डर्स, ऑप्शन 4 स्केलेटल डिसऑर्डर। निम्न में से कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिजीज है? Guess the correct answer. Correct answer is option 2. Cystic fibrosis is autosomal recessive inheritance disease. Cystic fibrosis, autosomal recessive inheritance disease. Next, question number 28. Complete dilation of cervix to birth of baby is stage. कौन सी स्टेज के अंदर सर्विक्स का कंप्लीट डायलेशन होता है? जन्म की कौन सी स्टेज के अंदर सर्विक्स का कंप्लीट डायलेशन होता है? ऑप्शन 1 स्टेज 3 ऑफ लेबर, ऑप्शन 2 स्टेज 2 ऑफ लेबर, स्टेज 1 ऑफ लेबर, स्टेज 4 ऑफ लेबर। लेबर की 4 स्टेज होती हैं, तो उसकी कौन सी स्टेज में सर्विक्स का कंप्लीट डायलेशन होता है? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 स्टेज 2 ऑफ लेबर। क्वेश्चन नंबर 29. द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के मेजर डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं? ऑप्शन 1 स्क्रीनिंग फॉर डिजीज, ऑप्शन 2 पब्लिक एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन 3 पब्लिक वर्क वाटर सैनिटेशन एंड हाउसिंग, ऑप्शन 4 एग्रीकल्चर फूड एंड न्यूट्रिशन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 स्क्रीनिंग फॉर डिजीज is the major determinants of health. बाकी सब determinants में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकिया रूब्रा। लोकिया रूब्रा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? येलो व्हाइट होता है, ब्लडी विथ फ्लेशी ऑर्डर के साथ होता है, पिंक ब्राउन विथ फ्लैश ऑर्डर के साथ होता है, फॉल ऑर्डर के साथ होता है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 ब्लडी विथ फ्लेशी ऑर्डर। रूब्रा का मतलब होता है रेड, और ब्लड भी कैसा होता है, कैसे याद रखना है इसको, इसका ट्रिक बताता हूँ याद रखने का लोकिया रूब्रा टर्म को। R फॉर रेड होता है, ब्लड भी कैसा होता है, रेड होता है, तो दिस वन इज, इसका कैरेक्टर क्या होगा, ब्लडी विथ फ्लेशी ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. द की इंस्ट्रक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट एंड द केयर गिवर विद एपिलेप्सी इज द ऑल एज फॉलोज एक्सेप्ट। मतलब एपिलेप्सी के पेशेंट की केयर गिवर को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, निम्न में से कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 अवॉइड एल्कोहल स्मोकिंग एंड हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन 2 मेंटेन मेडिकेशन एंड सीजर चार्ट, ऑप्शन 3 टेक शावर इन बाथ टब्स, ऑप्शन 4 टेक मेडिकेशन डेली। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 टेक शावर इन बाथ टब्स। मतलब बाथ टब के अंदर एपिलेप्सी वाले क्लाइंट को शावर नहीं लेना चाहिए, मतलब ये गलत है। एपिलेप्सी वाले क्लाइंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन, एल्कोहल नहीं लेना, स्मोकिंग नहीं लेना, हाइपोग्लाइसीमिक नहीं रहना, हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट को एपिलेप्सी हो सकता है, प्रॉपर मेडिकेशन लेना है, सीजर चार्ट मेंटेन करना है, डेली मेडिकेशन लेना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सेप्ट, देन मीन्स टेक शावर, मतलब कौन सा गलत है, तो एपिलेप्सी वाले क्लाइंट को शावर बाथ नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 32.
पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ सर्जरी एंड एनेस्थीसिया आर एज फॉलोज एक्सेप्ट, निम्न में से सर्जरी के कौन से एडवर्स इफेक्ट नहीं है? malignant hyperthermia and hypothermia. Option 2, thrombosis from compression of blood vessels or stasis. Option 3, dehydration and electrolyte imbalance. Option 4, myocardial depression, bradycardia and circulatory collapse. Here is the correct answer. Correct answer is option number 3. Dehydration and electrolyte imbalance is not an adverse effect of surgery and anesthesia. Next question number 33. The brain region which is responsible for coordination of voluntary muscles movement, posture and balance. ब्रेन का वो कौन सा रीजन है जो कि वॉलेंट्री मसल्स के कोऑर्डिनेशन, उसके पोस्चर और उसके बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है या काम करता है? ऑप्शन 1 सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन 2 स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन 3 मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन 4 सेरिबेलम. Yes, the correct answer. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 सेरिबेलम. सेरिबेलम वॉलेंट्री मसल्स के मूवमेंट, पोस्चर और बैलेंस को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है. कौन सा रीजन करता है? सेरिबेलम. बॉडी के वॉलेंट्री मूवमेंट, पोस्चर और बैलेंस के कोऑर्डिनेशन का काम कौन सा रीजन करता है? सेरिबेलम. क्वेश्चन नंबर 34. इन व्हाट वेज could hepatitis A virus is spread in A if one of the kitchen employee is the reservoir? हेपेटाइटिस ए वायरस कैसे स्प्रेड होगा यदि एक किचन एम्प्लॉय उसका रिजर्वर है हेपेटाइटिस ए वायरस का? ऑप्शन 1, वाइल ही स्पीक एंड स्नीज थ्रू ड्रॉपलेट रूट्स, जब वो खांसेगा और छींकेगा तो ड्रॉपलेट्स के द्वारा ट्रांसफर होगा. ऑप्शन 2, इफ द सस्टेन ए कट थ्रू ब्लड बोन, यदि ब्लड के द्वारा कट लगा हुआ है तो ब्लड के द्वारा ट्रांसफर होगा. ऑप्शन 3, वाइल ही कफ आउट थ्रू एयरबोर्न रूट, यदि वो खांसेगा तो एयरबोर्न रूट के द्वारा ट्रांसफर होगा. ऑप्शन 4, ओरल फीकल रूट थ्रू हिज हैंड्स, ओरल फीकल रूट से ट्रांसफर होगा उसके हाथों के द्वारा. गेस द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ओरल फीको रूट थ्रू हिज हैंड्स. हेपेटाइटिस ए का ट्रांसफर कौन से रूट से होता है? याद रख लेना हमेशा ओरल फीको रूट से होता है. तो उस जो किचन का एम्प्लॉयर है उसके हाथ से, यदि वो रिजर्वर है तो उसके हाथ से ट्रांसफर हो सकता है. कौन सा वायरस? हेपेटाइटिस ए वायरस. केवल एक प्रकार का वायरस है जो ओरल फीको रूट से ट्रांसफर होता है. ओनली इज द हेपेटाइटिस ए वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. एक्लेम्पसिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट. एक्लेम्पसिया के कैरेक्टर्स कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 सीजर, ऑप्शन 2 मार्क्ड प्रोटीनूरिया, ऑप्शन 3 माइल्ड फेसियल एडिमा, ऑप्शन 4 बीपी ग्रेटर देन 160/110 Hg. Yes, the correct answer. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 माइल्ड फेसियल एडिमा. एक्लेम्पसिया की कंडीशन में देखने को नहीं मिलता. बाकी सीजर, मार्क प्रोटीनूरिया और बीपी ग्रेटर देन 160/110 Hg mmHg होता है, से ऊपर होता है. एक्लेम्पसिया की कंडीशन में माइल्ड फेसियल एडिमा एक्लेम्पसिया की कंडीशन में देखने को नहीं मिलता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. व्हेन डेंगलिंग द पेशेंट एट द बेड साइड मॉनिटर फॉर. यदि कोई पेशेंट बेड की साइड की तरफ, डेंगलिंग का मतलब होता है झूलना, यदि लटक गया है तो उस कंडीशन में क्या मॉनिटर करेंगे? ऑप्शन 1 फीवर फ्रॉम एक्सक्रीशन, ऑप्शन 2 विजुअल फील्ड डिस्टर्बेंस एंड डिजीनेस, ऑप्शन 3 मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एंड डिजीनेस, ऑप्शन 4 ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस. गेस द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस. यदि कोई क्लाइंट है जो कि बेड से जैसे ही सडन उठता है तो उसके अंदर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और डिजीनेस होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो उसको कुछ देर बैठ के फिर उठना होता है. तो डेंगलिंग का बेसिक मीन होता है झूलना या लटकना. बट यहाँ पे क्या मतलब है कि बेड से उतर रहा है तो क्या मॉनिटर करेंगे उसका? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस. क्वेश्चन नंबर 37. द फॉलोइंग आर प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ पेशेंट विद केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया एक्सेप्ट. केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, जिन उनमें से कौन सा नहीं है? मतलब केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का कैरेक्टर्स कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1
stereotype position with waxy flexibility. Option 2, sudden onset of mutism. Option 3, disorganized behavior and speech. Option 4, have dangerous period of agitation and explosive behavior. Guess the correct answer. Correct answer is option 3, disorganized behavior and speech. केटोटोनिक सिजोफ्रेनिया के क्लाइंट में पेशेंट में नहीं प्रेजेंट रहता। केटोटोनिक सिजोफ्रेनिया में उसका स्टीरियोटाइप पोजीशन रहता है, एक जगह फिक्स रहता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऑनसेट मतलब म्यूटी एकदम बिल्कुल म्यूट हो जाता है, एजिटेशन कुछ समय के लिए एजिटेशन और एक्सप्लोसिव बिहेवियर होता है, बट उसका स्पीच और बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो म्यूट कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, the following are the important pre-operative nursing care for a client with benign prostatic hypertrophy except निम्न में से कौन सा benign prostatic hypertrophy की कंडीशन में प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन 1, एश्योर न्यूट्रिशन एंड करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ऑप्शन 2, promoting urinary drainage. Option 3, hormonal therapy. Option 4, acid diet to treat infection. मतलब कौन सा प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर रोल बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी के अंदर नहीं है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी कि प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर यूज नहीं करते। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर क्या क्या रोल रहेंगी? एश्योर न्यूट्रिशन, करेक्ट फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, प्रमोटिंग यूरिनरी ड्रेनेज एंड एसिडेस डाइट टू ट्रीट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी डाइट देंगे? एसिडेस डाइट। किसको? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी वाले पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट इन, एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम पे कंप्लीट होता है? ऑप्शन 1 0.12 सेकेंड, ऑप्शन 3 0.57 सेकेंड, ऑप्शन 3.9 सेकेंड, ऑप्शन 4 0.8 सेकेंड। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। कितना? 0.8 सेकेंड। 1 2 3। कैसे याद रखना है इसको? कार्डियक वर्ड के अंदर कितना कैरेक्टर है? 0.8 सेकेंड। कितना होता है? 0.8 सेकेंड। Next, question number 40. Why it is important for healthcare provider monitor growth and development of the children? Children का growth and development monitor करना healthcare provider के लिए क्यों important है? Option 1, studying group of children help to determine normal range. Option 2, early detection of potential problem lead to earlier care and treatment. Option 3, parents need the reassurance of professional to know their children are healthy. Statistical analysis is important for research. Guess the correct answer. Correct answer is option 2, early detection of potential problem lead to earlier care and treatment. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चिल्ड्रन का मॉनिटर करने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि कोई डिसऑर्डर या डिजीज अर्ली डिटेक्टेड हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट हम अर्ली स्टेज पे कर सकते हैं। इसलिए चिल्ड्रन का बर्थ के बाद उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटर किया जाता है। क्यों? क्योंकि अर्ली डिटेक्शन और जो भी डिजीज है, पोटेंशियल प्रॉब्लम है, उसका अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अप्रोच टू हेल्थ इज दैट एक्नॉलेज एंड रेस्पेक्ट द इंटरेक्शन ऑफ पर्सन्स माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट विद इन द एनवायरमेंट इज टर्म्ड एज। क्या है? अप्रोच टू हेल्थ इज दैट एक्नॉलेज एंड रेस्पेक्ट द इंटरेक्शन ऑफ पर्सन्स माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट विद इन द एनवायरमेंट इज टर्म्ड एज। मतलब कोई क्लाइंट है, उसके माइंड, बॉडी और स्पिरिट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, इस अप्रोच को किसके नाम से दिया गया है? ऑप्शन 1, होलिस्टिक हेल्थ मॉडल के नाम से। ऑप्शन 2, हाई लेवल वेलनेस मॉडल के नाम से। ऑप्शन 3, वेल्थ बिलीफ मॉडल के नाम से। और ऑप्शन 4, क्लिनिकल मॉडल के नाम से। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, होलिस्टिक हेल्थ मॉडल। होलिस्टिक हेल्थ मॉडल में ये बताया गया है कि जो उसका कोई भी क्लाइंट या पर्सन है, उसका माइंड, बॉडी और स्पिरिट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, इसको उसका हेल्थ से रिलेटेड क्या एक्नॉलेज है। कौन से मॉडल में? होलिस्टिक हेल्थ मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अंदर कौन सा इंक्लूड नहीं रहता? कौन सा नहीं है?
Option 1, fluid within the cells. Option 2, blood, plasma and lymph. Option 3, synovial fluid, pericardial fluid and pleural fluid. Option 4, cerebrospinal fluid in the interstitial space. मतलब कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंपोनेंट नहीं है? गेस द करेक्ट आंसर। या किसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं आएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फ्लूइड विद इन द सेल्स। सेल्स के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर काउंट नहीं करेंगे। कौन से वाले फ्लूइड को? जो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड रहता है दैट इज नॉट काउंटेबल इन एक्स्ट्रा सेलुलर। क्वेश्चन नंबर 43, एफकार स्कोर इज कंसिडर एक्सीलेंट इफ द स्कोर इज। एफकार स्कोर को एक्सीलेंट कंसिडर करेंगे यदि स्कोर कितना है? ऑप्शन 1 4 to 6, ऑप्शन 2 7 to 10, ऑप्शन 3 0 to 3, ऑप्शन 4 3 to 7। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 7 to 10। यदि एफकार स्कोर का स्कोर 7 से 10 है तो दिस वन इज कंसिडर्ड एज एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 44, इनबोर्न इरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन सी इनबोर्न मेटाबॉलिज्म की इरर नहीं है? फेनिलकेटोन्यूरिया, ऑप्शन 2 टे सेक्स डिजीज, ऑप्शन 3 सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन 4 टर्नर सिंड्रोम। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 टर्नर सिंड्रोम is a genetic disorder. It is not a inborn error of metabolism. Phenylketonuria, Tay-Sachs disease and cystic fibrosis are inborn error of metabolism, जो कि जन्मजात मेटाबॉलिज्म की डिसऑर्डर है, जबकि टर्नर सिंड्रोम एक जीन डिफेक्ट डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कार्डियोजेनिक शॉक इज प्रेसिपिटेटेड बाय। कार्डियोजेनिक शॉक किसके द्वारा प्रेसिपिटेट होता है? ऑप्शन 1 बैक्टीरियमिया, ऑप्शन 2 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ऑप्शन 3 मायोकार्डियल इंफेक्शन, ऑप्शन 4 सीवियर एलर्जी। कौन सी कंडीशन के अंदर कार्डियोजेनिक शॉक होगा? बैक्टीरिया में यदि ब्लड के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो, मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ हो या सीवियर एलर्जी कंडीशन हुआ हो। कार्डियक डिसऑर्डर मतलब रिलेटेड करेंगे कार्डियक से। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 मायोकार्डियल infarction is precipitate cardiogenic. Question number 46, the main sign and symptom noticed in patient with eclasis is। eclasis के पेशेंट के अंदर मेन साइन सिम्टम्स क्या नोट होंगे? ऑप्शन 1 बटरफ्लाई रसेस, ऑप्शन 2 हाइपरटेंशन, ऑप्शन 3 डिस्फेजिया, ऑप्शन 4 जॉइंट्स पेन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 डिस्फेजिया। डिस्फेजिया एक्लेसिस इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जिसके अंदर पेशेंट को क्या होगी? डिफिकल्टी निगलने के अंदर, सोवलिंग के अंदर डिफिकल्टी आएगी। तो एक्लेसिया का मेन साइन सिम्टम्स क्या होगा? एक्लेसिस के मेन साइन सिम्टम होगा डिस्फेजिया। एक्लेसिस एक इसोफेगस के अंदर जो फ्लूइड या लिक्विड है वो अंदर नहीं जा पाता, दिस कंडीशन के अंदर डिस्फेजिया साइन सिम्टम्स प्रेजेंट रहेगा, मतलब डिफिकल्टी इन सोवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ए क्लिनिकल साइन दैट ए पेशेंट इज क्लोज डेथ वुड बी। पेशेंट डेथ के नजदीक है, कौन सा क्लिनिकल साइन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन 1 पीरियड ऑफ एपनिया एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन, ऑप्शन 2 इंक्रीजिंग बीपी पल्स एंड रेस्पिरेशन, ऑप्शन 3 नोजिया दैट अकर आफ्टर मील्स, ऑप्शन 4 पेन दैट इज वेल कंट्रोल्ड विद स्मॉल डोजेज ऑफ मॉर्फिन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 पीरियड ऑफ एपनिया एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन। मतलब यदि वो क्लाइंट डेथ के नजदीक है, मृत्यु के नजदीक है, तो उसका क्लिनिकल साइन क्या होगा? उसमें एपनिया की कंडीशन और रेस्पिरेशन इरेगुलर होगा, मतलब उसको रेस्पिरेशन की कंडीशन, रेस्पिरेशन उसकी सांस की प्रक्रिया धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रीथिंग इज रेफर्ड एट। रेस्पिरेशन के हर साइकिल के दौरान जो एयर अंदर आती है और बाहर जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल लंग कैपेसिटी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन 3 रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन 4 टाइडल वॉल्यूम। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 टाइडल वॉल्यूम। इस साइकिल के दौरान जो एयर अंदर आती है और बाहर जाती है लंग्स से, दिस वन इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49,
फिलोसॉफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एज फॉलोज एक्सेप्ट। निम्न में से प्राइमरी हेल्थ केयर की फिलोसॉफी कौन सी नहीं है? ऑप्शन 1 इंटरसेक्टरल अप्रोच, ऑप्शन 2 इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन 3 प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन 4 इक्विटी एंड जस्टिस। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन प्राइमरी हेल्थ केयर का फिलोसॉफी का कंपोनेंट नहीं है। प्राइमरी प्रिवेंशन एक लेवल ऑफ प्रिवेंशन के का कंपोनेंट है। प्राइमरी प्रिवेंशन की फिलोसॉफी के अंदर इंटरसेक्टरल अप्रोच, इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट एंड इक्विटी एंड जस्टिस आते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, नर्सेज यूज द नर्सिंग प्रोसेस एज ए मेथड ऑफ। नर्सिंग प्रोसेस को नर्सेज किस मेथड के रूप में यूज करती हैं? ऑप्शन 1 कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट्स एंड फैमिली, ऑप्शन 2 मीटिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशन ऑफ नर्सेज, ऑप्शन 3 प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर, ऑप्शन 4 मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड इन नर्सिंग। नर्सिंग प्रोसेस नर्सेज किस मेथड के लिए यूज करती हैं? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 नर्सिंग प्रोसेस का यूज है यहाँ पे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर। नर्सेज नर्सिंग प्रोसेस को जो उसका डिजीज डिसऑर्डर उसकी प्लानिंग के, उसके ऑर्गेनाइजेशन के, उस और पेशेंट्स को केयर देने डिलीवर करने के लिए यूज करती हैं। मेरे साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा जो बेल आइकन है उसको दबाना ऑल पे सेलेक्ट करके रख लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको अपने यूट्यूब के नोटिफिकेशन में मिल जाए। इसका सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन पेपर है 2009 का ESIC का, जिसका सेकंड पार्ट आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, ताकि आप अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लें। चलना सीखा है, रुकना नहीं सीखा।